ठीक है, तो आई डोंट नो तुम लोग को कैसे पढ़ा है या तुम लोग को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, बट ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट मतलब दूसरे चैप्टर्स पे किसी पे बेस्ड नहीं है, डोमेन है वैसे। तो आई वुड लाइक गेट अ ग्रास्प कि तुम लोग क्या, तो और फिर पहले हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज पे मुझे अभी जाना नहीं है, रिवीजन और वो जो भी बेसिक्स तुम लोग को पढ़ा है लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा ठीक है, ओके पहले रिवाइज कर लेते हैं। तुम लोग ने फैक्ट उसका सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर मैं सपोज एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 1 तक जितने भी हम लोग उल्टा बोलते हैं जनरली, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 3 फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6, 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इन जनरल फैक्टोरियल लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। फैक्टोरियल नोटेशन इज ओनली वैलिड फॉर ना, मतलब 0 1 2 3 पॉइंट में फैक्टोरियल होता। इसके बाद एक जो अपने को पता होना चाहिए कि अगर n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या है हम लोग को एलसीएम लेने में, मल्टीपल सिंप्लीफिकेशंस करने में काम आता है। क्या होता है n इंटू n माइनस 1। सिमिलर करूँ तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। एक एक क्या करते जाना है कम करते जाना। फैक्टोरियल नोटेशन में ये एक खाली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने थोड़ा क्या बोलता है कि सिंपली काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, इसमें कोई डाउट्स नहीं? जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा दैट इज एनसीआर और एनपीआर का मीनिंग। एनपीआर तो एनसीआर अच्छा मीनिंग होता है बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग के पास बेसिक नोटेशन होते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन, एनपीआर, तीनों के दो पार्ट्स होते हैं और एक उसका मीनिंग बराबर। फॉर्मूला अपने को पता है, फैक्टोरियल नोटेशन का मीनिंग जैसे n फैक्टर, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है अरेंजिंग 3 थिंग्स इन अ रो या अरेंजिंग लाइन। जैसे मेरे पास एग्जांपल 3 A B और C को मैं कितने वेज से अरेंज कर सकता हूँ मैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितने वेज से अरेंज कर सकता हूँ 6। तो फैक्टर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग नंबर, मतलब ए बी सी को मैं कितने 6। ओके 6 वे बता सकता है क्या क्या हो सकता है। पहला तो ए बी सी होगा, दूसरा नहीं ए सी बी। देखो अरेंजिंग में जब भी तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करो ताकि कोई भी जाए बराबर। तो अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ टर्मिनल जितनी भी है उसको पहले ख़त्म कर दो, फिर ए सी बी। इसके अलावा कोई ए से स्टार्ट हो सकता तो बी, फिर असेंडिंग ऑर्डर फॉलो बी ए सी, फिर बी सी और सी ए बी और सी बी। ए बी सी को क्या कर सकता हूँ अरेंज। तो फैक्टोरियल नोटेशन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। अभी क्या है कि छोटे काउंट करके ही अरेंज कर सकता हूँ, बट जैसे होंगे
वैसे मैं एक्चुअल काउंट करके अरेंज कर सकता हूँ, बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग ने ये सब बनाया। क्लियर है यहाँ तक? वैसे ही NCR और NPR, NCR और NPR। NCRC स्टैंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का दूसरा मीनिंग है सिंपल वर्ड में सिलेक्शन। NCR अपने पास जनरल है, इसका फॉर्मूला तो पता होगा तुम लोग को। क्या फॉर्मूला? फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू द होल फैक्टर, बराबर। पता है किसी को? कोई बोलना चाहेगा? नहीं तो पता ही होगा। NCR का मीनिंग, फैक्टोरियल का मीनिंग पता है? सिलेक्टिंग। तो NCR। अभी इतने N और R में से कौन है? N में से R सिलेक्ट करें, बराबर। 5C3 लिखो तो मैं उसके वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या होता है कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करना हो, कुछ भी हो सकता है। 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को, लेटर्स में से 3 लेटर्स को सिलेक्ट करना। जैसे 5 लेटर है ABCD और अभी इसमें से मुझे 3 सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर सकता है। 5C3 की वैल्यू क्या होती है? हाँ 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 10। तो ये मुझे अगर 3 लेटर सिलेक्ट करना है तो मैं कितने वेज में कर 10 वेज में। कोई वो 10 वेज बोल सकता है? जैसे हम लोग ने यहाँ पे 6 वेज किए थे, वैसे में काम आएगा इसके लिए सब एक्चुअल काउंटिंग। BC, फिर से स्टार्ट करना तो ए से खत्म, वापस गड़बड़। BC अरेंज नहीं करना, अरेंज में हम लोग अरेंज करते नहीं। यहाँ पे खाली क्या करना, तुम लोग ABC के बाद तो गलत हो जाएगा। C से स्टार्ट नहीं करना, अभी B वाला बाकी है ना, तो ABE, अभी AB वाला। ऐसे क्या तुम लोग एग्जैक्ट 10 ला पाओगे, वरना बहुत। फिर B वाला खत्म हो गए तो ACD, फिर ACE और लास्ट ACB हो गया ना, ADE। तो ये कितने? 6। अभी नेक्स्ट D, फिर BC, BD, E, BCD, BCE, BDE। कौन सा बचा? CD। समझा? यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, पता है क्यों? क्योंकि सब, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अगर एक कॉइन पॉसिबिलिटीज क्या क्या? 2 हेड्स, या अगर 2 कॉइन टॉस है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दोनों पे टेल। वो किया है तुम लोग ने? फिर 8, फिर वो 8 लिखे तुम लोग ने? नहीं, 4 हुए तो 16, वो लिखो। अगर करोगे जो मैंने अभी सिखाया तो 16 के 16 एकदम। अगर तुम लोग ने बीच में कोई गड़बड़ कर दी तो तुम लोग 16 के 16 गिन ना पाओ, एक कम ज़्यादा हो जाए। 4 कौन लिखा हुआ है ना तुम लोग का रिवीजन? लिख लेंगे, ठीक है।
4 कॉइन। पहला मैं बोल देता हूँ एच एच, थैंक यू। उसके नहीं, खुद से लिखो। जो लोग ने बैग नीचे रखा है वो ऊपर। जिसके 16 हो जाएंगे हाँ? देखो काफ़ी लोगों का हो गया है, 5-6 लोगों का। ओके, क्या होता है देखो, अभी आई मीन जितने लोगों में गए वो वेरी गुड, बट किसी ने भी सही पैटर्न से नहीं लिखा जो मैंने। देखो पहला तो अगर मैं एच 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 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर एक टी आना चाहिए। अभी जो 3 एच है उसको एच एच टी एच टी टी नहीं। फिर इसके बाद क्या आएगा पता है, एच एच टी टी। बहुत लोगों ने टी, वापिस ये भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। फिर टी को अंदर एच एच, अभी फिर क्योंकि ये एच टी एच वाले, समझा? तो ऐसे ऑर्डर फॉलो करोगे तो एक ही बार में मिल जाएगा। फिर एच टी टी एच टी टी, एच टी टी वाले। अभी पहले क्या आ जाएगा, टी, तो ये 8 पहले एच वाले। अभी यहाँ पे ये 8 में जिधर एच उधर टी और जिधर टी उधर एच कर दूंगा तो टी से स्टार्ट होने वाले, समझा क्या? क्लियर है? तुम लोग का प्रोबेबिलिटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। एनसीआर का मीनिंग क्या होता है कि एन में से आर को क्या कर, खाली सिलेक्ट, अरेंज नहीं। अगर क्रिकेट टीम सिलेक्ट करते हैं 5 जन को सिलेक्ट करना है तो मैटर नहीं करता है, पहले ए लूँ पहले सी लूँ पता होता तो वो बेसिकली क्या होता कि ए बी सी में पहले कौन आया, ए, सेकंड कौन आया और थर्ड कौन। अगर मुझे खाली सिलेक्ट करना है तो मुझे फ़र्क नहीं, बी को सिलेक्ट करूँ फिर ए को, आए तो वही 3 लोग हैं, समझा क्या? बट अगर मैंने तो सिलेक्शन से क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट अलग है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, सेकंड थर्ड तीनों क्या है, अलग है। डिपेंडेंसीज होते हैं थोड़े, वो तो क्वेश्चन में हम लोग हैंडल कर लेंगे। मीनिंग समझा?
NPR मुझे पता नहीं तुम लोग कैसे यूज़ करते हो, बट करता नहीं हो। तुम लोग ने करते हो NPR यूज़? NPR यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती क्योंकि NPR बेसिकली क्या होता है? NPR का जैसे 5p3 P मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन, बराबर। तो फैक्टोरियल है और NPR भी क्या करके देता है? दोनों में फ़र्क इतना ही है कि उतने को ही अरेंज करना है। जैसे अगर 5 लोग हैं करना है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? मिला नहीं क्या अभी? बोर्ड पे आने दो, चलो। नहीं मिला उसको, ठीक है। फैक्टोरियल NPR दोनों क्या करके देते हैं? मीनिंग में डिफरेंस है कि फैक्टोरियल में जितने हैं अरेंज, जैसे मेरे पास 6 है तो 6 को 6 फैक्टोरियल, 3 है 3 को अरेंज करने के वेज। बट NPR क्या करके देता है? अरेंज। NPR क्या करने के बाद अरेंज। जैसे एग्जांपल 5p3 का मतलब क्या होता है कि 5 में से पहले 3 को, और जो 3 आए हैं उसको क्या करो? NPR को मैं तो ऐसे ही लिखना प्रीफर करता हूँ कि करना है तो कॉमन सेंस, अगर मुझे करना है तो पहले मुझे वो 5 में से 3 को क्या सिलेक्ट, तो पहले मैं 5, तो अभी मेरे पास आए कितने? 3 क्या कर दूंगा, और 3 है और 3 को अरेंज करने का। तो सेम एग्जांपल, अगर ABCDE लेटर्स है और मुझे 3 को अरेंज करना है, अरेंज, तो पहले मैं 3 को क्या करूंगा? 3 को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने? 10। अभी ऑब्वियसली अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल, सिलेक्ट किया, ये 3 आए है ना, तो ये कितनी बार अरेंज होगा? 6 बार। 3 फैक्टोरियल ना बे, 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली अगर सब 3 है तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा? इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब बेसिकली 3 फैक्टोरियल के लिए NPR कोई भी नहीं है जिसको ये मीनिंग पता है वो, कि NPR बेसिकली क्या होता है? सिलेक्ट करने के बाद अरेंज। NCR मतलब खाली सिलेक्ट कर। क्लियर है? तो ये तुम लोग के जो 3 फंडामेंटल फॉर्मूले है उसके, वो जो NPR में कॉम्बिनेशन में आता है वो, इसके अलावा कुछ नया मतलब एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर पता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कुछ। तो जनरली मैं जब भी पहली बार करता हूँ ना, तो एक स्टोरी टाइप से, तो यहाँ पे तो मैंने किया नहीं है, तो तुम लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है। आई थिंक कि विल गो थ्रू दैट स्टोरी ताकि तुम लोग को तो उसका क्लियर हो जाए। उसमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही ये 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करते क्या है हम लोग हर बार? काउंटिंग। अभी क्या है कि जब भी नंबर्स छोटे होते काउंट करना इजी होता है, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को ये सब फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिस जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो ये 3 चीज़ सीखते हैं, जिसके बाद हम लोग फिर बहुत सारे ब्रांच डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग मैं जनरली स्टार्ट कैसे करता हूँ, वो मैंने बोला स्टोरी स्टार्ट करते हैं।
तो बेसिकली स्टोरी गोज लाइक, जब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मीनिंग मेरे हिसाब से क्या होता है कि विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, एक्चुअल काउंट किए बिना मैं काउंट कैसे कर सकता हूँ, किया ना हम लोग ने। मैंने तो दोनों वैसे बताया, एक्चुअल काउंट करके बताया, ठीक है। तो आगे जब भी परम्यूटेशन मतलब पता नहीं था किसी को, तभी वो लोग ऑब्वियसली सब लोग एक्चुअल काउंट बराबर। तो बहुत सालों कॉम्बिनेशन आया नहीं था, तभी एक दादाजी थे जिसके चिल्ड्रन थे, कितने ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम, फिर श्याम, फिर घनश्याम, तो फिर सीताराम, और अभी राम वाले सब खत्म हो गए इसके लिए। तो कौन सा और बाकी ये 6 क्या थे ग्रैंड। अभी ये जो है वो उसके एज के, मतलब एल्डेस्ट कौन है और यंगेस्ट पंडित, नाम याद है ना, ये पी कौन है, पंडित। सरनेम है क्या किसी का? नहीं किसी का सरनेम पक्का, ठीक है। तो ये 6 कि तुम लोग के भी बच्चे ही हो, बट थोड़े साल पहले भी और तुम लोग स्कूल वूल में बस से जाते होंगे, बहुत बच्चे जाते हैं, तो हम लोग तो वो टाइम पे बस तो थी, ऐसा मान, स्कूल में रोज एक ही स्कूल में थे और सब बस से ही जाते, वैसे सबका प्रायोरिटी होता है कि मेरे को ये सीट चाहिए, ये वाला सीट, ये विंडो सीट। तो ये 6 के 6 हर बार झगड़ते थे, मनपसंद की सीट चाहिए थी। कैसे मिलती? जो पहले चढ़ता, जो पहले चढ़ गया उसको अपनी सीट मिल जाती। जाते वक्त ये लोग क्या करते थे, झगड़ते थे, तुम पहले मैं चढ़ूंगा, पहले मैं चढ़ूंगा, पहले मैं, सबके अपने अपने रीजन। जाते वक्त क्या है कि ऑब्वियसली तो दादाजी कैसे मैनेज कर लेते थे, समझा बुझा के जाता होगा, कोई मैनेज करने वाला था नहीं। तो एक दिन संडे को छुट्टी होता है, दादाजी ने सबसे एल्डेस्ट सन को बुलाया, राम, उसको एक था बेसिकली दादाजी को, तो उसने एक अलग वे में बोला, क्या बोला कि हे राम, भाई वो वाला हिंदी वाला नहीं, हे राम, डोंट यू find an arrangement equal opportunities for to board the bus equal number of times। वो कहते तो दादाजी फॉरेन से आए थे तो बहुत अच्छा इंग्लिश था उनका, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को पर उसने तो ऐसे ही बोला था, आ जाए शायद, वाई डोंट यू फाइंड orderly arrangement such that of you board the bus at equal number of times। मतलब जब भी मैं क्वेश्चन पहली बार बोलता हूँ, क्वेश्चन नहीं, ये प्रॉब्लम है, तो काफ़ी लोग स्टूडेंट्स लोग ऐसा आंसर देते हैं, ईजी है कि वीक में 7 दिन होते हैं, 2 दिन छुट्टी
छुट्टी मान लो, सैटरडे संडे को जो है वो एक दिन पहला ये चढ़ो, पहले ट्यूसडे को ये चढ़ो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। प्रॉब्लम क्या है कि पहला चढ़ गया बराबर है, दूसरे के लिए फाइट तो कंटिन्यू रहेगा जब तक सब चढ़ नहीं जाते। पहला चढ़ने का बात नहीं, इतना तो अक्ल दादाजी में भी था, सबको एक एक करके तो मैं चढ़ा दूं। फिर दूसरे का क्या, दूसरी बार भी सेकंड, वैसे ही सेकंड चढ़ गया तीसरे के लिए भी होगा। ऐसा प्रॉब्लम दिया कि हिंदी में कि अगर राम पहले 6 बार चढ़ रहा है तो घनश्याम भी पहले कितनी बार, तो ठीक है ये तो कर सकते हैं पहला चढ़ा के एक। अगर राम सेकंड 6 बार चढ़े, राम भी कितनी बार चढ़ना चाहिए, 6 बार, 6 बार। राम थर्ड, घनश्याम भी कितनी बार, 6, सब 6 बार। सब लोग इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स चढ़ने चाहिए, समझा। तो प्रॉब्लम ऐसा दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। अभी प्रॉब्लम लेके गया, उस वो टाइम क्या था कि केस है, बट वो टाइम तो और पूरा संडे उसका छुट्टी था, तो और सोच रहा था कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। कि यहाँ पे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे काउंटिंग क्या हो जाएगा कि ठीक है मैं 6 नहीं, पहले कुछ छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ जो दिखने में क्या है दादाजी ने दिया है, बट उसमें नंबर्स छोटे कम होंगे नंबर्स। तो पहला बनाया, कुछ से बनाया। सपोज मान लो मुझे से दिल्ली जाना है और बीच में एक स्टॉप, तो मुंबई, और बीच में स्टॉप कहाँ पे लेना है, अहमदाबाद। तो मुंबई से पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, अहमदाबाद, दिल्ली। उसने अहमदाबाद जाने के लिए 3 वेज है, जो भी है, बाय कार, बाय ट्रेन, और फिर अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए 2 है। उसने उसको नाम दे दिया, इसको बोला बी और सी, इसको मान लो 2। क्वेश्चन में आया था स्टाइल मार के, वैसे उसने भी बनाने का ट्राई किया। इन हाउ मेनी वेज कैन आई गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली अहमदाबाद, इन हाउ मेनी वेज। मान लो तुम लोग का पहला लेक्चर है, सुनने का नहीं, कुछ नहीं आता अपने को। ऐसा मुंबई से दिल्ली जाना है वाया अहमदाबाद, इन हाउ, तभी बोलना। अभी ये क्या है, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो ये तो कोई भी आंसर। तो अभी क्या है, उसको पता नहीं था कि कैसे आता है, क्योंकि तभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किसको नहीं था। तो उसने ऑब्वियसली एक्चुअल काउंट ही करेगा, नंबर छोटे, बराबर। तो पहले अगर मैं मुंबई से अहमदाबाद गया, फिर अहमदाबाद से दिल्ली गया 1, तो पहुंच गया। फिर हाँ A2, B1 नहीं है, तो A2, फिर और है कुछ, तो ये 6 वेज। तो अभी उसने इसके पीछे का लॉजिक देखा कि उसने इसको इवेंट 1 और इवेंट, अभी ये इवेंट में कन्वर्ट करना तुम लोगों को हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी में। जनरली अपने पास क्या होते हैं, इवेंट्स, कि पहले वो मुंबई से अहमदाबाद,
तो उसने देखा मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए 3, या तो बी से या तो सी से। इवेंट 2 अहमदाबाद से दिल्ली है 2, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से ही आया होगा। करूंगा तो क्या जाएगा 5। तो इवेंट 1 और रिलेशन है, इनेबल करता है कि मैं दोनों को क्या कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई। कभी कभी ऐड भी करना पड़ता है, तुम लोगों ने थोड़ा पीएनसी तो पढ़ा, बट वो स्पेसिफिक रिलेशन क्या है कि ये दोनों को क्या कर, बराबर। अभी वो स्पेसिफिक रिलेशन होता है इसको मैं बोलता हूँ करस्पॉन्डिंग टू ईच। मुंबई से अहमदाबाद चाहे बी से जाए चाहे सी से जाए, अहमदाबाद पहुंचने के बाद दिल्ली के लिए उसके पास 2, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद से दिल्ली जाने के लिए उसके पास एक ही वे है या 3 वे है। अहमदाबाद कैसे भी पहुंचे, वो ए से पहुंचे सी से पहुंचे, बट अहमदाबाद से दिल्ली उसके पास हमेशा, मतलब हर एक के, इतना इंग्लिश आता है ना, हर एक के करस्पॉन्डिंग 2, तो ए के लिए भी 2, बी के करस्पॉन्डिंग भी 2, मतलब 2 + 2 + 2 या फिर 3 × विच इज 6। तो ये जो रिलेशन है करस्पॉन्डिंग, मतलब हर एक के करस्पॉन्डिंग अगर सेम, बेसिकली हम लोग क्या करते थे उसको मल्टीप्लाई, समझा। फिर नेक्स्ट उसने बोला ये बहुत सिंपल, फिर फास्ट फॉरवर्ड उसने बोला कि मतलब घर पे तो मुंबई से दिल्ली गया, फिर वापस उसको क्या आना है मुंबई, तो टोटल क्वेश्चन समझा। पहले मुंबई से दिल्ली गया, वापस दिल्ली से किधर आना है, कितने वेज है 12 लिख सकते हो, लिखो। हाँ 12 है ना, 12 तो लिख ही सकते हो। बारह जो लोग ने बोला है, 4-5 लोग का आवाज आया, वो लोग ने, बाकी लोग ने मान लिया क्या 12 ही होगा। ये बड़े जो लोग ने नहीं समझ में नहीं आया है वो लोग मान मत लो बे। 12 टोटल, मतलब टोटल 12 होंगे। सबको 12 ही लग रहा है क्या? 16 लिखा था भाई इसके थोड़ी देर पहले। हाँ राउंड ट्रिप ये 12 है। अरे मुंबई से दिल्ली पूरा भाई, पूरे का मतलब मैं कि A1 एक पहला मैं लिख को बताऊंगा। A1 से गड़बड़ किया, इसके मैं पहला लिख लेता हूँ और समझाता हूँ कि वो क्या जाएगा, A1 से कहाँ पे जाएगा, दिल्ली पहुंच गया भाई A1, और फिर अगर उसको वापस मुंबई आना है तो 1, ये 2 वे नहीं है बे, एक ही वे है, क्योंकि ये पूरे के बाद तो तुम 1-2 ऐसा कैसे 2 हुआ भाई इधर से, ये 2 वे है क्या, तो पहले आराम से पूरे को वापस मुंबई लैंड होने के बाद मैं 1 वे गिनूंगा ना,
कभी थोड़ी होगा। ये पूरा क्या हुआ, 1, और तो तुम लोग के हिसाब से फिर कितने हो गए, 6। देखो कितना पीएनसी पढ़ने के बाद किसी को आंसर नहीं आया। जब मैं फर्स्ट टाइम बोलता हूँ नहीं होता कि आंसर देगा कोई। फर्स्ट टाइम मतलब जो पहली बार जो पढ़ रहे हो, अब मैं पीएनसी बोला ऐसे ही करता हूँ मैं, तो वहाँ पे तो मेरे को एक्सप्रेशन होता है कि गलती से कोई 1-2 जन दे दे तो अच्छा लगता है। पीएनसी पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है। हाँ क्या सीधा कैसे, ए और ABC और 1, हाँ हाँ रिटर्न भी वहाँ, ये इधर मैंने इतना समझा है। तुम लोग के 6 वे में बताता हूँ मैं, 6 से 1 काउंट ज़्यादा कर, 6 तुम लोग ने कैसे किया फिर, सॉरी अंडू किधर गया, फिर क्या होगा तुम लोग का, हाँ A2 2A, फिर B, तो अभी वो खुद कैसे होंगे, बढ़ गए ना। तुम लोग के 6 तुम लोग ने ऐसा सोचा है 6 जो मैं बोल रहा हूँ, C और C2 2C, इसने ही गिना दिया मेरे को 7वां A1, तो 6 तो है नहीं, 6 तो है नहीं, 36। पहला चीज़ जो हर तुम लोग का नया नहीं है कि 1-2 जन आंसर वो करेक्ट है, जैसे सब फिर पूछ जाते 36, ऐसा उसने 12 बोला था, सब 12 बोल रहे थे। तो 2 प्रॉब्लम है, या तो ऐसा है कि तुम लोग को लगता है 12 है नहीं और वो लोग ने बोल दिया, फिर तुम लोग उन लोग ने बोला ऐसे तुम लोग कॉन्फिडेंस है, हाँ बे भी राइट ही है। इसके लिए थोड़ा इंडिविजुअलिटी, हाँ, और अगर तुम लोग को 12 लग रहा है तो पहले ही बोल दो ना। अभी जैसे ये दोनों 36 बोला सबको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं, ये थोड़ा मतलब जनरल प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। तो अभी ये दोनों इसने शायद से एक जन ने बोला 36, हाँ तेरे को क्या लग रहा है बहुत ज़्यादा है क्या, ये डर गया, अरे मैं तेरा बता ना, तेरे पास दिमाग थोड़ा सोचो, इसमें कोई फॉर्मूला है ऐसा नहीं है, इसमें खाली सोचना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कोई तो AC का रिमोट किधर है, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा गिना दिया। अभी PNC में 2 ही मिस्टेक, या तो तुम लोग एक्स्ट्रा काउंट कर, कम काउंट कर लो, उसके अलावा कोई मिस्टेक हो सकता नहीं है। यहाँ पे तुम लोग से मिस्टेक हुआ, तुम लोगों ने कम काउंट किया है, क्योंकि क्या ये 6 बराबर है, हाँ उसके अलावा और 6 बोल रहा है ना तू, A1 1B 1B, तो 10 हुए, तो फिर 12 कैसे हुए, ये
और बाकी के दो दो तो 12 कैसे हो गए? ज़्यादा 36। तुम लोग को लग रहा है 36, लिखना चालू करो। तुम लोग को 36 लग रहा है ना, तो लिखना चालू करो। वो मैं कैसे बोल दूँ, क्योंकि बाकी लोग अभी भी अगर बोल दिया राइट है या रॉन्ग है तो बाकी लोग सोच तो नहीं, तुम मैं बोल दूंगा 10। बाकी लोग, तुम लोग को ये लोग 36 बोला बोला बता 12 गिन के, तो उसको पता है, उसको खुद को 36 पर मैं 36 बोर्ड पे नहीं लिख लिया। हाँ लिखना चालू करो, दो जन हो ना मिल के तो 36। चलो बाकी लोग इसको 12 से ज़्यादा है अभी 36। हाँ इसके लिए अभी मैंने इसके लिए अभी भूल जाओ कि हम लोग ने एकदम फ्रेश नहीं आता मेरे को, ऐसे लिखो तो तुम लोग को आंसर आ जाए। वो NCR NPR इधर फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। ये तो 36 उसने तो लिखना चलो। हाँ लिखो। उसने 42 उसने कायम रहो, वो 42 बोल रहा है, उसको अपने बोलने दो। फाइनल आंसर बताओ। हाँ ठीक है, 5 मिनट। 44 24 24 कैसे बोला तूने, गिन कैसा मन में? एक्चुअल बोलना 20 तो काउंट कर के बता, ऐसे ये लोग कर रहे हैं। गिने मतलब मुंबई से दिल्ली जाने के 6, A1 A2 B2 C1 और C2। तो वेरी इतना स्ट्रेस करके अगर कोई टीचर इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने भी स्ट्रेस करके बोला था कि वो मल्टीप्लाई तब कर सकता है जब भी कौन सा कंडीशन अकॉर्डिंग टू ईच। अभी अगर A1 से वो पहुंच गया है, फिर दिल्ली से मुंबई भी कितने वैसे आ सकते? 1A 2A 2B और 2C। समझा क्या? अभी इसमें तो कोई भी रिपीटिंग नहीं है, तो मैंने एक किया नहीं है वैसे, तो वापस आने के लिए यही 6 वे आ गया ना। करस्पॉन्डिंग टू ईच के पास कितने वेज है? 6। तो 6 × 6, समझा क्या? पक्का कि जो वैसे गया है वो वैसे वापस, मतलब मुंबई से, अभी मैं इसको समझा दूंगा तो सुना ही नहीं, तुम लोग ने घाय कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन को समझो। वो वैसे गया है वो वैसे वापस आ सकता
अहमदाबाद ए से गया है और अहमदाबाद से, तो वापस आते वक्त वो ए और 1 यूज कर नहीं है 24 ए 30 अभी भी 30 पे अटकी है क्योंकि ए आ गया ना वो वैसे आया है, वो वैसे जा सकता नहीं का मतलब क्या होता है? वही मैं बोल रहा हूँ कि जो नहीं जा सकता है मतलब वापिस आते वक्त वो यूज कर सकता। तो अगर वो पहले में एक, तो वापिस आते वक्त ना तो 1 यूज कर सकता है ना तो 2 बी और सी वैसे यूज करना पड़ेगा। कितना? किसी ने अभी कुछ तो बोला था। नहीं उसके बाद अभी लेटेस्ट स्लो बोला एकदम 12 12 अभी वही हो गया हाँ, क्योंकि जाते वक्त 3 है, फिर 2 6 ए से जाए बी से, अच्छा यहाँ पे ए से डी में जाए वो 2 से जाए, वापिस आते वक्त के पास कितने वे बचने वाले हैं? 1। अभी अगर मुंबई से दिल्ली, तो दिल्ली से अहमदाबाद आते टाइम में से कोई कौन बचेगा? एक ही बचेगा, क्योंकि या 2 से, अगर 2 से भी गया तो आते वक्त क्या बचेगा? तो करस्पॉन्डिंग टू ईच आ गया ना। भी वैसे जाए भाई, दिल्ली से अहमदाबाद आने के लिए रिटर्न में उसके पास कितने वेज होंगे? 1। वैसे ही अहमदाबाद से मुंबई ए से गया हो, बी से गया हो या सी से गया हो, एक तो कट होने ही वाला है, वेज होंगे 2। तो मुंबई से 3, अहमदाबाद से 2, इसमें से एक कम हो गया, इसमें से एक कम। दिल्ली से अहमदाबाद आते टाइम कौन से भी वैसे आए, एक ही वे बचने वाला है। से मुंबई आते टाइम यही बता रहा था, ये 2 बी से भी जाएगा तो भी ए और सी ओपन होगा, तो कौन सा? करस्पॉन्डिंग टू ईच। इसके लिए सबको क्या कर देने का? 6 2 का 12। समझा क्या? यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे तो फिर हम लोग कुछ कर सकते, यहाँ तक सब। तो ये अभी जो लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का, इसको जनरली तुम लोगों ने कोई बुक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बहुत बार वो लोग ऐसा 2 वे से देते हैं, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ऐसा देते हैं वो लोग। कोई बुक्स में इतना प्रिंसिपल अक्ल लगाने का नहीं, पहले सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर लेमन टर्म्स में बोलो, इतना भी लॉजिकल नहीं सोचना है, तो लेमन टर्म्स में वर्ड टू वर्ड ऐसा बोल दूँ तो नॉर्मल एडिशन का 3 वर्ड्स के मीनिंग सेम होता है, वो 3 होता है, एक सेट्स में बोलते हैं और एक मैथ्स में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में 2 उसके बीच में एंड है, एंड, और इवेंट 2 के बीच में क्या है? एंड होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन, इवेंट 1 एंड इवेंट 1 के नंबर ऑफ वेज और इवेंट 2 के नंबर ऑफ वेज, दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर है? और एंड सेट करस्पॉन्ड्स टू इंटरसेक्शन, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, तो वो दोनों जो आया उसका इंटरसेक्शन। एंड इवेंट 2 दोनों होना चाहिए भाई, समझा? एकदम ऐसा। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा
तुम लोग केसेस बनाते हो, तो फाइनल आंसर के लिए सबको क्या करते हो, केसेस बनाते। केस 1 इसका आंसर ये है, केस 2 इसका आंसर ये, तो टोटल में क्या करते हो हमेशा, ऐड। और केस 2 जब दोनों फैक्टराइज भी करते हो, -1 इंटू एक्स -3, मतलब दो नंबर दे रहे, 0, प्रोडक्ट है ना ये, तो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 कभी दे सकते हैं, या तो एक 0 हो, दूसरा 0 हो, या तो मतलब और, या फिर दोनों 0 आ गए। 3 कैसे, 1 3 1 3 1 1 3 सेम ही है ना, एक साथ 0 है भाई, बट आंसर तो 1 और 3 है, तो ऐड किया ना, केस 1 का आंसर प्लस केस 2 का आंसर। तो याद रखना जब भी केसेस बनेंगे, ये बहुत जनरल लॉजिक है, 11 12 सब में काम आएगा। केसेस बनेंगे तो फाइनल आंसर में सोचना नहीं है, केसेस ऐड, क्योंकि केसेस में और वाला लॉजिक था, दिस और दिस, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, केस 1 दिस इज इक्वल दिस इक्वल्स टू 0, तो आंसर तो दोनों ही होगा ना। अब इसको लॉजिकली समझ, तो लॉजिकली मैंने समझा दिया है कैसे आएगा, और एंड से भी समझा दिया, जनरली दिख के समझ में आता है, ठीक है, क्लियर है। और एंड वाला एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नथिंग बट एंड और वाला के, या एंड और, तो एंड मतलब ऐड, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो किसने स्टोरी भूल गए क्या तुम लोग, ये सब के लिए है। फिर क्या है, वो थोड़ा अच्छा लगा, उसका लॉजिक बैठ रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे ही उसने फिर और 2-3 प्रॉब्लम बनाए, वो फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कि हाँ अपने ही फाइनल तो अरेंज करना है ना वो सबको, नंबर ऑफ टाइम। उसने बोला है कि अगर एक, मैं अभी ओरली बताता हूँ, तुम लोग आंसर बता, हॉल में 5 एंट्री के और 5 एग्जिट के गेट है, तो अगर है तो अंदर एंट्री करूँगा, एग्जिट, तो मैं मूवी देखने जाने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 में से किसी भी एक गेट में आ सकता हूँ, फिर 5 में से किसी दूसरे गेट से एग्जिट, तो 5 इंटू 5 20 करस्पॉन्डिंग कि एंट्री में क्या से ली, जाते वक्त तो अभी भी मेरे पास कितनी 5, भाई एंट्री ली, वो गेट से एग्जिट ले सकता नहीं हूँ, कैसे भी 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग बाय एंट्री लेने है, एंट्री के लिए 5 है, एंट्री ली उधर से एग्जिट ले सकता, क्लियर है। अभी भाई मेरा क्लास 2nd फ्लोर पे है, ग्राउंड से फ्लोर 3 स्टेयर केसेज अलग अलग, और फर्स्ट से 2nd फ्लोर केसेज अलग अलग, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में 2 तक कैसे जा सकता हूँ, 6, वही हो गया भाई, समझा क्या। फिर अगर मुझे वापस ऊपर भी आना पड़ेगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36 ना भाई, 6 सेम क्वेश्चन है, सेम वो ABC वाला। उसके बाद अगर मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ
4 बुक को मुझे और मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पोजीशन में अलग अलग वे से अरेंज करना है। 16 कैसा है? काउंटिंग के लिए ऐसे करेंगे, 4 पोजीशन है ना, तो फर्स्ट 4 फिजिक्स का, बायो, एक को इधर रख दिया, तू एक को इधर रख दिया 2, और लास्ट में जो बचा वो। तो यही लॉजिक को हम लोग आगे जाके क्या 4 फैक्टोरियल, वही बता रहा हूँ ये डेवलप कैसे हुआ था। यही लॉजिक 4 फैक्टोरियल, अभी तो अपने को ये पता नहीं है ना उसको। अगर मेरे पास 4 पोजीशन है और 4 बुक्स है, अरेंज करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के हिसाब से, तो कितना फैक्टोरियल विच इज 24। एग्जाम्पल के बाद उसको थोड़ा कुछ क्लिक हुआ कि और वो 6 लोग को ऑर्डरली अरेंज करना होता, तो कितने वेज होते हैं? 6, 720। यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी बात है कि जो तुम लोग ये बोल रहे हो ना, वो 24 में सब यूनिफॉर्म है, सब। बता दो, 4 बुक्स है मेरे पास, PC, सब यूनिफॉर्म है, सब 24 लिखूं, बराबर। से तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें P उतनी ही बार C पहले आया होगा, उतनी ही बार E पहले आया होगा। जैसे तो PCMB, PCBM, PM, PBCM और PB। अब ये P वाले 6 हो गए, कितने होंगे? M वाले भी कितने होंगे? और B वाले भी। तो अगर टोटल कितने हो गए? 24। मतलब जो भी हो रहा है ना, जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। लास्ट भी 6 बार, बीच में भी कितनी बार आए गए? 6 बार, 6 बार। क्लियर है? 6 बार सबको इक्वल चांस मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और। क्लियर है? ये सेम है कि जितनी बार P के राइट साइड पे है ना, P भी C के राइट साइड में होगा, सब इक्वल है। पर ये कॉम्बिनेशन है ना, PCM अगर एक ग्रुप है और PCM का कॉम्बिनेशन है, उतनी ही बार PMC का कॉम्बिनेशन, वो ले लो, सब क्या होने वाला है? मतलब अगर ऐसा है कि मैं रखना है, तो जितनी बार P और C को मैं बाजू बाजू में, उतनी बार B और C भी बाजू बाजू में रहेंगे और B भी बाजू बाजू में रहेंगे। मतलब सब जो हो रहा है वो। इसके लिए जब भी तुम लोग का आंसर निकालते तो हमेशा एक होल नंबर ही आता है, क्योंकि सब इक्वल है। समझा क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो वो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? 6 फैक्टर। थोड़ा थोड़ा लॉजिक डेवलप चालू करना, लॉजिक स्टार्ट करता हूँ कि फैक्टोरियल नोटेशन मतलब कुछ नहीं है, जितना पोजीशन है वो चॉइसेस लिखो, डैश कर लो, मल्टीप्लाई, अरेंज। क्लियर है? कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मेरे पास
काउंटिंग है, अभी मैं वो भी समझा देता हूँ। 2 का वैल्यू क्या होता है पता है? 5, 20 नहीं करते, इसमें जो भी है वो खाली क्या कर देते हैं, होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 पी में डिवाइड भी करते हैं ना, पी में डिवाइड करते हैं। तो ये 20 क्या है पता है? ऑफ अरेंजिंग 5 in 2 places. Number of ways of arranging 5 books 2 places. पहली प्लेस के पास कितनी बुक आ सकती है? दूसरी प्लेस के पास कितनी बुक आ सकती है? समझा क्या? तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है भाई। तो 5p3 मतलब 5 बुक को क्या करना है? अरेंज। एक बुक रख दी तो इसके लिए 4 है, 3 है। दिस इज नथिंग बट 3। इसके लिए मैं 5 मेरे पास ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। उससे भी बेटर मेरे पास वो NCR इंटू आर फैक्टोरियल वाला है, वो भी सेम। नहीं है नहीं, हाँ मैं फोटो नेक्स्ट टाइम लेके आना। फिर अपना परसों है। और किसके पास नहीं है? चलो भी नहीं है तो कैसे करोगे तुम लोग? तो आज के लिए थोड़ा जो हम लोग क्वेश्चन तो जो लोग के पास लेना आज के लिए, ठीक है? नेक्स्ट कौन सी बुक में? उसमें से लिख लो। मैं नंबर लिखता हूँ, हम लोग को अगर तो देख सकते, वैसे तो ठीक है। तो फर्स्ट 3.1 जो है वो फैक्टोरियल नोटेशन। अभी फैक्टोरियल नोटेशन में उसके लिए मैंने बोला है कि जो अपना फॉर्मूला है इक्वल्स टू -1 द होल फैक्टोरियल। तो उसमें से कौन से करने हैं वो टिक कर लो। क्रिटिकल में 3.0 टिक कर लो, और जो लोग कि तुम लोग आगे कर सकते हो तो वो लोग वही टिक वाले आगे आगे ट्राई, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दे सकते। फिफ्थ हाँ देखो ये तुम लोग का 3 क्रिटिकल
फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 x/10 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो मैंने बोला इसमें दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम चलो होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे एलसीएम आता करने के लिए बेसिकली डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, सेम पड़ता है, सेम। तो ये 8 फैक्टोरियल, इसमें 9 फैक्टोरियल करना है, मतलब दोनों डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, इक्वल। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड 9 से करूंगा, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स अप। अच्छा, 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 9 फैक्टोरियल। तो ये 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, क्रॉस 100, बराबर। गड़बड़ लग रहा है कुछ, सी फर्स्ट के बाद कौन सा करना था, फिफ्थ। अभी हाँ, क्या कर सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम ही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अभी नंबर वो ऐसे तुम लोग बोल सकते हो टिपिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि रिमेंबर्ड एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इट कैन बी रिमेंबर्ड एज अ। तो ये जो 2n फैक्टोरियल होता है ना, होल फैक्टोरियल, उसके एक वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू से ही जो लोग के पास बुक्स है वो लोग क्वेश्चन उससे ही तुम लोग कर लोगे। तो 2n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, देखो फैक्टोरियल मतलब 1 से का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 2n ये सब के लिए मुझे सब 2n - 1 - 2, फिर 2n - 4, ऐसे करते 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 5 4 3 2, बराबर। इवन नंबर जो होगा, इवन नंबर मैं 2 बाहर ले सकता हूँ, 2n 4 6 4 और 2। तो अगर मैंने 2n में से 2 बाहर लिया, अच्छा पहली बात 2n फैक्टोरियल इवन 2n नंबर है जो, सपोज एग्जांपल 6 फैक्टोरियल में लेता हूँ, कितना 6 5 4 3 2 1। तो कितने ऑड नंबर्स है, 3 1 3 5, कितने 3 2 4 6, 8 फैक्टोरियल में भी ऑड। तो अगर इवन नंबर जितने ऑड होंगे उतने कितने होंगे, n का फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल है। तो ये जो 2n फैक्टोरियल है उसमें 2n 2 फैक्टोरियल में 1 से लेके 8 4 और 10 फैक्टोरियल 10 5 इवन 5 और आ रहा है
2n फैक्टोरियल में कितने नंबर्स होंगे? n, आधे आधे करो, और n ऑड, समझ में पक्का? n ऑड, तो अगर n इवन नंबर, वो सब नंबर में से मैं 2 2 2 2 बार ले रहा हूं, कितनी बार आया? n बार। तो अगर 2 बार n बार आया मतलब 2 बार n बार, तो वो क्या हो जाएगा? समझा? इवन कितने होंगे? 5 इवन होंगे। सब इवन में से मैं 2 2 ले सकता हूँ। आया 5 बार। अबे तो अगर 2 बार 5 बार आया है तो बार हुआ 5 बार, वो क्या हो गया? 2 अभी ये खाली इन जनरल है, पक्का? 10 9 8 6 5 4 1, इधर से 2 2 2, कितने? 5 बार। 2 आया तो बचा क्या? यहाँ से 2 आया तो बचा क्या? 3। जो ऑड नंबर बचे 9 8 5 3 अलग से। तो भाई यहाँ पे 2n, तो मतलब 2n बार मल्टीप्लाई हो रहा है हाँ। 2 अगर n बार मल्टीप्लाई हो रहा है n बराबर, और जो उसमें से अगर 2 बाहर ले लिया मैंने, ये क्या बचेगा? n-1, 2 कॉमन ले लिया है ना, यहाँ पे क्या? n-2, ऐसे करते करते 6 में से 2 आ गया, क्या बचेगा? 4 में से 2 आ गया तो, और 2 में से 2 आ गया तो सेम इधर ही क्या है, खाली इन जनरल है वो। किस्सा खत्म। अभी ऑड वाले लिख लो। ऑड वाले कौन से? 2n माइनस 3, इसके बाद फेंको, क्या आएगा? ऐसे करते 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 क्या बचा? 5। अच्छा ये क्या है? n फैक्टोरियल, रेज़ टू n इंटू n नंबर्स। अब ये ऑड नंबर को मैं सीधा लिखूँ या उल्टा लिखूँ? मेरे को ऑप्शन में उल्टा चाहिए, तो 3 5, लास्ट में क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1। अच्छा ये जो और बार होंगे, अगर 10 फैक्टोरियल है, इवन नंबर कितनी? 5। ऑड नंबर, जो ऑड नंबर बचे हैं वो कितनी बार होंगे? n बार, मतलब n ऑड नंबर। मुझे नहीं पता है n की वैल्यू क्या है, तो मैं बता नहीं सकता। तो इवन निकाल लिए, जो ऑड बचे एक, कितने बचे? 5। तो ये 2n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू। बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जनरली लोग याद रखते हैं ताकि जो हो जाएगा। अभी इसमें अपने को 5 बोला था ना, ये 5 में पूछा क्या है? पूछिए किसकी वैल्यू? 2 रेज़ टू n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n। तो जो इसकी वैल्यू होगी n फैक्टोरियल को नीचे ले लो, इसकी वैल्यू 2n द होल फैक्टोरियल अपॉन n।
समझा? जो लोगों के पास बुक नहीं है पूछे, दिस इज इक्वल्स टू, आपने को क्या दिया है ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 3 2 आजू बाजू थोड़ा एडजस्ट करो ना, उन लोगों को बताओ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम अपॉन ये पूरा, तो 2n बराबर ना।